तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम देख रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय के अनुसार। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी, अपने सिद्धांत को किस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया, इन सारी चीज़ों को हमने देखा पिछले 2 वीडियो में। आज इस वीडियो में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे वेगनर के सिद्धांत को। इन्होंने अपने सिद्धांत को जब प्रस्तुत किया 1912 में, उसके बाद 1924 में संशोधित रूप इसका प्रस्तुत हुआ। अपने सिद्धांत में इन्होंने जिन भी बातों का उल्लेख किया और अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। वे प्रमाण जो इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते थे। आइए देखते हैं इन चुनिंदा सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले वेगनर महोदय ने जब 1912 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से विश्व के सारे महाद्वीप एक होकर पैंजिया के रूप में थे और उसके चारों ओर विशाल जल क्षेत्र था, जो कि प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे इनका सबसे बड़ा जो प्रमाण था, वह था इनका भौगोलिक एकरूपता। कहा जाता है वेगनर महोदय ने विश्व के अलग-अलग महाद्वीपों में जो उनका उनके तटवर्ती क्षेत्रों का अवलोकन किया, तो पाया कि जैसी बनावट दिखाई देती है, संभव है कि अगर हम सारे महाद्वीपों को मिलाने का प्रयास करें काल्पनिक तौर पर, तो वो बहुत सटीक तरीके से फिट बैठेंगे। और ये उनका सबसे बड़ा आधार था और अपने सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि विश्व के सभी महाद्वीपों में उनके भौगोलिक अवस्थिति में कुछ समानताएं हैं। दूसरा, इनके सिद्धांत के पक्ष में जो इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया, वो था वनस्पतियों में एकरूपता। वनस्पतियों में एकरूपता। वेगनर महोदय ने जब विश्व के अलग-अलग महाद्वीपों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि विश्व के ये सभी महाद्वीप भले ही हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन अतीत काल में भी ये अलग रहे हों, शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 2 अलग-अलग महाद्वीपों में इन्होंने वनस्पति के एक ही प्रजाति को फलते-फूलते पाया और इस आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि संभवतः अतीत काल में सारे महाद्वीप एक रहे हों। इसके अलावा नंबर 3, मैंने यहाँ 4 लिख दिया है। नंबर 3 प्रमाण की हम बात करते हैं। जीवावशेष। जीवावशेष में समानता, अर्थात कहा जाता है कि वेगनर महोदय ने अलग-अलग महाद्वीपों में पाया कि जो जीव थे अतीत काल में, उनके अवशेष केवल एक महाद्वीप में ना मिलकर अलग-अलग महाद्वीपों में उनके अवशेष मिले जीवाश्म के तौर पर। इस आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अतीत काल में कहीं न कहीं सारे महाद्वीप एक रहे हों, जुड़े रहे हों आपस में। चौथा, इन्होंने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया था। इन्होंने महाद्वीपों के भूवैज्ञानिक संरचना में समानता पाया। भूवैज्ञानिक संरचना में समानता। भूवैज्ञानिक संरचना में समानता अर्थात अलग-अलग महाद्वीपों के भूगर्भिक विशेषताओं का अवलोकन जब इन्होंने किया, तो पाया कि लगभग सभी महाद्वीपों की जो भूगर्भिक बनावट है, वो लगभग एक जैसी है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब विश्व के सारे महाद्वीप अतीत काल में कभी न कभी एक रहे हों आपस में,
जुड़े रहे हों। भौगोलिक एकरूपता की हम बात करें तो कहा जाता है कि वेगनर महोदय ने भौगोलिक एकरूपता के संबंध में अपना प्रमाण दिया कि हम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से बिल्कुल सटीक रूप में मिला सकते हैं। वर्तमान में जैसा सभी महाद्वीपों का बनावट दिखाई देता है। आप पाएंगे वर्तमान में सारे महाद्वीपों की बनावट जिस प्रकार से दिखाई देती है, अगर उसे हम मिलाने का प्रयास करें तो वेगनर महोदय का कथन बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। वनस्पति में एकरूपता की हम बात करें, दूसरा इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया था कि वनस्पतिक एकरूपता कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों पर, अटलांटिक महासागर के एक ओर यूरोप महाद्वीप अवस्थित है, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका अवस्थित है। कहा जाता है कि दोनों तटीय क्षेत्रों में जो वनस्पति है उनमें एक जैसी एकरूपता पाई जाती है। वैसी ही एकरूपता जीवाश्म या अतीत काल में कभी जीव जंतुओं के संदर्भ में रही थी। भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो वेगनर महोदय ने बताया कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और वहीं अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट। कहा जाता है ये दोनों महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट में और यहाँ की भूगर्भिक संरचना में समानता मिलती है। अर्थात भूगर्भिक बनावट की हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, जो इस बात की ओर संकेत करती थी कि शायद अतीत काल में सारे महाद्वीप एक रहे हों। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जैसे पांचवा इन्होंने प्रमाण दिया था ग्रीनलैंड का निरंतर पश्चिम की ओर खिसकाव। ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर निरंतर खिसकाव। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड ग्रीनलैंड को कहा जाता है और ग्रीनलैंड का जब से अध्ययन किया जा रहा है, कहा जाता है कि ग्रीनलैंड लगातार अपने वास्तविक अवस्थिति जहाँ पर उसका लोकेशन है उससे बिल्कुल पश्चिम की ओर धीरे धीरे खिसक रहा है हर साल, ऐसा वेगनर महोदय ने बताया। और इस आधार पर इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि ग्रीनलैंड एक विशाल भूभाग है, स्थल खंड है, और स्थल खंडों का अगर खिसकाव हो रहा है तो ये आज का नहीं है, अपितु ये करोड़ों साल पहले से लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। इस आधार पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि शायद करोड़ों साल पहले सारे महाद्वीप एक रहे हों। समय बीतने के साथ ये अलग-अलग दिशाओं में खिसकते-खिसकते 7 अलग-अलग महाद्वीपों में परिवर्तित हो गए। और भी इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जैसे लेमिंग जीव। लेमिंग जीव का व्यवहार। अब लेमिंग जीव क्या है? तो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग, ठीक है, यूरोप के उत्तर में अर्थात नॉर्थ यूरोप में एक विशेष किस्म का छोटा छोटा जीव मिलता है, लेमिंग जिसको कहा जाता है।
लैमिंग का एक आदत है कि वह अक्सर कहा जाता है कि पश्चिम की ओर भागते हैं, अर्थात लेमिंग जीव जहाँ पर हैं उससे बिल्कुल पश्चिम की ओर भागते हैं लगातार। और आगे इनको स्थल भाग नहीं मिलता है बल्कि अटलांटिक महासागर मिलता है और फिर ये अटलांटिक महासागर के जल में लगातार समा जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनका ये आदत व्यवहार आज का नहीं है बल्कि कई सालों से लगातार इसका अवलोकन किया जा रहा है। इस आधार पर वेगनर महोदय ने बताने का प्रयास किया कि संभवतः ये जीव ऐसा व्यवहार तभी करते हैं जब अतीत काल में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप जुड़े रहे होंगे आपस में और ये लेमिंग जीव यूरोप से अमेरिका की ओर लगातार प्रवास करते रहे हों और उनकी वो हजारों लाखों सालों की आदत आज भी बनी हुई है, ऐसा इन्होंने बताया। और इस आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि सारे महाद्वीप करोड़ों साल पहले एक ही रहे होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों को देखते हैं। इन्होंने कुछ और प्रमाण प्रस्तुत किए। छठा प्रमाण जो इन्होंने बताया, ये नंबर 7वां है। एक विशेष प्रकार का वनस्पति है, ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के बारे में कहा जाता है कि यह एक देश में ना मिलकर, एक महाद्वीप में ना मिलकर अलग-अलग महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है। ग्लेसोप्टेरिस नाम का एक विशेष प्रकार का एक प्लांट था या पौधा या वनस्पति वेगनर महोदय ने पाया अपने वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से कि ये भारत भारत के अलावा अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन चारों जगहों पर वेगनर महोदय ने पाया कि इस वनस्पति की उपस्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में आप महाद्वीपों की बनावट और उनका स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि ग्लोसोप्टेरिस नाम का वनस्पति इन सारे महाद्वीपों में पाया जाता है? वेगनर महोदय ने बताया कि ऐसा तभी संभव है जब ये सारे महाद्वीप आपस में अतीत काल में कभी न कभी जुड़े रहे हों, एक रहे हों। तो ये इनका सबसे मजबूत प्रमाण था। एक अंतिम प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया अपने सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने के लिए, ताकि इनका सिद्धांत ठोस रूप में प्रस्तुत हो। तो इन्होंने हिमानीकरण के प्रभाव का जिक्र किया। हिमानीकरण का प्रभाव। वेगनर महोदय ने बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार पृथ्वी पर अलग-अलग कालखंडों में 4 बड़े-बड़े हिमयुग के दौर आए थे। हिमयुग अर्थात कहा जाता है कि लाखों सालों तक लगातार पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती थी और हजारों सालों तक ऐसी स्थिति बनी रहती थी। ऐसे दौर को हम हिमयुग के या आइस एज के नाम से जानते हैं, मतलब बहुत ही लंबा कालखंड जब पृथ्वी के बड़े हिस्से पर बर्फ ही बर्फ छाया होता था पृथ्वी के धरातल पर। कहा जाता है पृथ्वी पर 4 बड़े हिमयुग आए थे और इन 4 दौर के अलग-अलग हिमयुगों का प्रभाव समस्त महाद्वीपों पर पाया जाता है। समस्त महाद्वीपों के
कुछ विशेष क्षेत्रों को वेगनर महोदय ने लिया यहाँ पर, जैसे ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा देश है। उसके अतिरिक्त फ़ॉकलैंड फ़ॉकलैंड नाम का देश है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, इन विशेष तौर पर 4 अलग-अलग भूभागों का उल्लेख किया वेगनर महोदय ने और बताया कि पृथ्वी पर जो 4 बड़े हिमयुग आए थे और उनके उस दौरान जो बर्फ की मोटी परत बिछी हुई थी। लाखों हजारों सालों बीतने के बाद वर्तमान समय में खोज कार्य और अन्वेषण के माध्यम से इस निष्कर्ष तक वेगनर पहुंचे और बाकी विद्वान की इन चारों जगहों पर हिमानीकरण या बर्फ की चादर बिछी थी अतीत काल में। और इन सभी की स्थिति अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो एक दूसरे से हजारों हजार किलोमीटर दूर हैं ये। लेकिन इसके बावजूद हिम आवरण के एक जैसे प्रभाव यहाँ कैसे रहे? ऐसा तभी संभव है जब ये सभी आपस में एक रहे हों। तो इस प्रकार से कुछ मजबूत प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने हेतु। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में। कहा जाता है कि भूगोल जगत में काफी लंबे समय तक अल्फ्रेड वेगनर का यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त किया हुआ था। कालांतर में समय बीतने के साथ इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इनकी आलोचना के संदर्भ में इनके सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में कौन-कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा और आप संगीता तिग्गा और जरीना तिग्गा आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो आपको कहना चाहूँगा कि अभी ये रिकॉर्डिंग मोड पे हो रहा है। अभी आप लोग का नियमित क्लास नहीं है। नियमित कक्षा आप लोगों की 3 बजे ही होगी और अन्य समय पर यदि मैं लाइव आता हूँ क्लास में तो आप लोग नहीं जुड़ेंगे। ये रिकॉर्ड मोड पे हो रहा है और इसे मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको ग्रुप में इस वीडियो को उपलब्ध करा दूँगा। बहरहाल चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चर्चा करेंगे वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का आलोचनात्मक पक्ष। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत नमस्कार।